आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया शीर्षक जिसका नाम है आपके संप्रेषण के प्रकार। तो हमने इससे आगे वाली क्लास में क्या है, संप्रेषण के औपचारिक प्रकार के बारे में आपको बता दिया था। उसमें औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके साथ ही औपचारिक संप्रेषण के कितने नेटवर्क हैं, तो 6 नेटवर्क बताए मैंने आपको। इसके साथ ही औपचारिक जो संप्रेषण है उसके क्या लाभ है और क्या हानि, इस विषय में भी क्या हमने संक्षेप में चर्चा की। तो आज की क्लास जो है तो किस पर आधारित है, हमारी अनौपचारिक संप्रेषण पर। ठीक है, तो देखिए अनौपचारिक संप्रेषण होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि संक्षेप में बताया था कि जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो क्या होता है। औपचारिक संप्रेषण औपचारिक जगहों पर जो बातचीत की जाती है वो कहलाता है औपचारिक संप्रेषण। वहीं जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है, ये संप्रेषण कहाँ किया जाता है, जब आप घर में हो, जब आप घर में होते हो, अपने मित्रों से बात करते हो, भाई बहनों से बात करते हो, तो देखिए बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वहीं जब आप किसी कॉलेज में हो, कहीं ऐसी ऑफिशियल जगह पर हो, तो वहाँ बात करने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको औपचारिकता निभानी है। पर अनौपचारिक में क्या है, जब आप अपने किसी संबंधी से, मम्मी पापा से, भाई बहनों से बात करते हैं तो कोई नियम कानून नहीं होते, बस क्या है सम्मान देते हैं, यही तो करते हैं। ये नहीं कि आपको ऐसे बोलना है, इतनी ही शब्दों में बात कहनी है ना, कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी देर हम बात कर सकते हैं अपने घर पे। तो वो कहलाता है हमारा अनौपचारिक संप्रेषण, जिसमें क्या है कोई औपचारिकता ना निभाई जाए। तो देखिए इसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ साथ अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली भी विद्यमान होती है। अब देखिए ये बात क्यों कही गई है, देखिए जो औपचारिक जो संस्थान है उसमें औपचारिक संप्रेषण तो होगा ही, लेकिन अनौपचारिक संप्रेषण कैसे होगा, मानवीयता के आधार पर। जैसे किसी के साथ जो हमारे संघ के जो मित्र हैं, जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे बन जाए, ठीक है, उनका व्यवहार हमें अच्छा लगने लगे, तो आप ऑफिस में तो उनसे एज एक कार्यकर्ता के रूप में ही बात करोगे, लेकिन वहां से निकलने के बाद क्या है, मित्रवत व्यवहार करोगे। तो वो बात की गई है कि जरूरी नहीं कि औपचारिक संप्रेषण के ही हो आपके मध्य कार्य के क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त क्या है अनौपचारिक संबंध भी हो जाते हैं। ठीक है, यह संप्रेषण विभागों के सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। देखिए अगर पूछ लिया जाए कि मानवतावादी संगठन किस संप्रेषण को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, आपके अनौपचारिक। तो देखिए अनौपचारिक जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई आपको औपचारिकता नहीं निभानी है, ना तो कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई पाबंदी है। इसमें क्या है, मित्रवत व्यवहार यानी मानवीय गुणों से आकर्षित होना। ठीक है, तो वो चीज इसमें कही गई, इसलिए क्या कहा गया है, इसे मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, दाखलता या अंगुलता, यानी कि जो अनौपचारिक संप्रेषण है। ये कई बार पूछा गया है कि अंगुलता संप्रेषण या ग्रेपवाइन संप्रेषण किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक संप्रेषण को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि इस संप्रेषण को समाप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी उसके भाव हैं, तो जो अनौपचारिक संबंध है वो कभी खत्म नहीं होता। आप जो समाज में रहोगे तब भी व्यवहार ऐसा ही करोगे, घर में रहोगे तब भी करोगे। हाँ, औपचारिक व्यवहार खत्म हो सकता है एक टाइम के बाद, जब रिटायरमेंट होता है तो आप औपचारिक संस्थान से क्या आपको छुट्टी मिल जाती है ना, तो आपका जो मूल, जो कहते हैं ना मूलभूत जो आपकी पहचान है, जैसे आप बाहर तो कैसे भी बोल लें, पर आप घर में आकर अपनी मदर टंग में ही बात करोगे, अपनी लैंग्वेज में ही बात करोगे। जैसे कोई अवध क्षेत्र का कोई विद्यार्थी है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, ब्रज क्षेत्र का कोई विद्यार्थी है, वो कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, तो देखिए वो अपने गाँव की भाषा या अपनी बोली नहीं बोलेगा वहाँ पे, क्योंकि जो मानक भाषा है उस भाषा में ही बात करेगा वो, जैसे क्या है कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में चल रही है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलेगा, तो कभी ना कभी आपने भी देखा होगा कि जब दोस्त लोग बैठते हैं तो उसकी जो असली टंग होती है वो बाहर निकल के आती है, उसकी जो टोन होती है वो बाहर निकल के आती है, क्योंकि वो छूटती नहीं है। आप उसे कुछ समय तक अलग रख सकते हो, पर उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहा गया है जो आपकी मातृभाषा है और जो आपके भाव विचारों को व्यक्त करने की जो पद्धति है वो कभी चेंज नहीं होती। तो वो क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, आपके जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, अब देखिए अनौपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से नेटवर्क है, तो देखिए पहले आपका आएगा एकल श्रृंखला नेटवर्क, उसके बाद आपका आएगा गॉसिप या अंगुलता नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका प्रायिकता संभाव्यता नेटवर्क, चौथा है आपका आएगा झुंड या गुच्छ नेटवर्क। ठीक, तो
यहाँ पर क्या है, इन सब के बारे में क्या है हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए एकल श्रृंखला नेटवर्क क्या है। तो इस प्रकार की श्रृंखला के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मध्यवर्ती व्यक्ति के द्वारा संप्रेषण करता है। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, जो एक श्रृंखला नेटवर्क क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति है, जैसे माना ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने कोई बात है वो दूसरे व्यक्ति को बताई, ठीक, अब दूसरे ने तीसरे को बताई, ठीक, तीसरे ने चौथे को बताई और चौथे ने पांचवें को बताई, तो ये क्या कहलाएगा, एक श्रृंखला ही तो बन गई। अब जैसे हम परिवार का उदाहरण ले लें, जैसे कोई बात होती है तो हम अपनी मम्मी को बताते हैं, तो मम्मी कैसे बताएंगी, पापा को बताएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो बात है वो फैलती चली जाती है, तो कैसे कहलाएगी, श्रृंखला में तो चल रही है, वो है रहेगी परिवार में ही, पर वो धीमे धीमे क्या है पूरे परिवार के सदस्यों के बीच फैल जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एकल श्रृंखला नेटवर्क, ठीक। तो अब चलते अपनी दूसरी नेटवर्क की तरफ, गॉसिप या अंगुलता नेटवर्क यानी कि ग्रेपवाइन नेटवर्क महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है ये किसका नेटवर्क है, तो किसका आएगा, आपका अनौपचारिक संप्रेषण का। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि इस प्रकार के नेटवर्क के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य सभी व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। यह नेटवर्क में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह गॉसिप के माध्यम से एक साथ अनेक लोगों से बात कर सकता है। अब देखिए इसमें सबसे अच्छा उदाहरण ले लेंगे ग्रुप्स का। जो ग्रुप का एडमिन होता है वो कोई सूचना को ग्रुप में डालता है, तो देखिए उसमें लीड कौन होता है, प्रेषक ही तो होता है। ये देखिए ये जो है एक्स जो है, ये जो एक्स है ये कौन है, लीड है, ठीक है। अब इसने ग्रुप में कोई सूचना डाली, अब देखिए इसने इस व्यक्ति को भी सूचना बताई, फिर इसने दूसरे को बताई, फिर इसने तीसरे को बताई, ठीक है, फिर इसने चौथे को बताई, यानी कि एक व्यक्ति ही पहुंचा रहा है सूचना। एकल श्रृंखला में क्या था, एकल श्रृंखला में देखिए क्या बताया मैंने आपको कि एक व्यक्ति पहुंचाता है दूसरे व्यक्ति पर, दूसरा व्यक्ति पहुंचाता है तीसरे व्यक्ति पर, तीसरा व्यक्ति पहुंचाता है चौथे व्यक्ति पर। तो ये क्या हो गया आपका एकल श्रृंखला, ठीक है। यानी कि इसमें कड़ी के द्वारा चेन के जैसे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें हम गॉसिप की या अंगुलता नेटवर्क की, तो इसमें क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण कौन होता है, सिर्फ जो एडमिन होता है। ग्रुप का उदाहरण ले रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनते हैं, जो एडमिन होता है वो सूचना पहुंचाता है। तो हालांकि वो मैसेज तो एक ही डालता है पर पहुंचा सबके पास ही है, उसका एक मैसेज इस व्यक्ति पे भी पहुंचेगा, इस व्यक्ति पर भी पहुंचेगा, जितने भी मेंबर होंगे ग्रुप पर सब पे पहुंचेगा। तो इस पे क्या है, एक व्यक्ति ही अपनी सूचना को कई व्यक्तियों के पास पहुंचा रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये गॉसिप नेटवर्क कहलाएगा, ठीक। अब जैसे इसमें अंगुर लता कहा गया है, तो देखिए अंगूर लता ऐसे यहाँ पे बनाया है डायग्राम, ये कैसे देखिए, जैसे ये अंगूर की आपने संरचना देखी होगी कि एक से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे ये हेड है, अब इसने सूचना पहुंचाई इसको, ठीक है। तो क्या है, ये धीमे धीमे क्या है, सूचना ऐसे जुड़ती जाएगी। तो इससे व्यक्ति कैसे जुड़े हैं, संप्रेषण के माध्यम से तो जुड़े हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन नेटवर्क कहते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, प्रायिकता या संभाव्यता नेटवर्क। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि यह नेटवर्क प्रायिकता के सिद्धांत से प्रभावित है। इसके अंतर्गत किसी संदेश को आकस्मिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि संदेश कुछ व्यक्तियों को तो प्राप्त होता है और कुछ को नहीं। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है, अचानक ही कोई हमें सूचना पहुंचानी होती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति तो उसे देख पाता है, ठीक है, और कुछ लोग नहीं देख पाते। देखिए तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो सहभागिता का क्या है, अभाव पाया जाता है। इसमें जो सभी जितने भी संप्रेषण के में जितने भी व्यक्ति जुड़े होते हैं, सभी की सहभागिता नहीं रहती है, सिर्फ कुछ लोगों की सहभागिता रहती है जो एक्टिव रहते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नेटवर्क पर, तो झुंड गुच्छ नेटवर्क। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का चयन करके अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। इस प्रकार की सूचना सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती हैं। यह संप्रेषण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रणाली है। देखिए अब इसमें क्या बात कही गई है कि इसमें क्या होता है, 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक। अब वो अपनी जो जानकारी है वो अपने परिचित लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो क्या झुंड सा इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए कैसे इसमें बताया गया है कि देखिए
पहले ये व्यक्ति है, ठीक, इसने कोई सूचना पहुंचाई इस व्यक्ति को। अब इसके जो जितने भी सहभागी व्यक्ति होंगे उनके पास ये कमांड भेजेगा, ठीक। उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति को कमांड भेजेगा, तो इसके अंतर्गत जो भी इसके जानने वाले पहचानने वाले होंगे तो ये यहाँ पे कमांड भेजेगा। ऐसे करके क्या है, ये झुंड सा का निर्माण हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो देखिए जो ये संप्रेषण है मूलतः देखिए किस में पाया जाता है, ये ज़्यादातर पशु पक्षियों में पाया जाता है। आप देखिए उदाहरण में देखिए जो चींटियाँ होती हैं उसमें जो रानी चींटी होती है, जो बड़ी चींटी होती है, यानी हेड चींटी जो होती है वो सबसे आगे चलती है और उसके पीछे पीछे बाकी चींटियाँ चलती हैं, चलती नहीं चलती। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो जो गुच्छ नेटवर्क है तो इसके उदाहरण किस में देख सकते हैं, पशु पक्षियों में। जब आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो देखिए एक जो हेड होता है वो सबसे आगे होता है, उसके पीछे ही जो हेड है उसके पीछे ही पंक्ति में क्या है, सभी पक्षी उड़ेंगे। यही तो देखा है, ऐसी चींटियों का होता है कि जो हेड चींटी है वो आगे चलेगी, बाकी इसके पीछे 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 चलेंगी। तो ये जितना भी संप्रेषण देखा जाता है वो आपके पशु पक्षियों में देखने को मिलता है। उदाहरण में ले लें तो इसमें आपको देखिए चींटी, मधुमक्खी और जितने भी पक्षी हैं वो आ जाएंगे, ठीक। तो ये झुंड नेटवर्क या गुच्छ नेटवर्क जो है जो झुंड में चलते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एकता की भावना पाई जाती है ना। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहेंगे, झुंड नेटवर्क कहेंगे। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने अनौपचारिक संप्रेषण के विषय में जाना कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है। तो अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, जब हम अपने भावों को अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने भाइयों के सामने व्यक्त करते हैं और उसमें किसी प्रकार का नियम कानून पाबंदी नहीं होती है, ना इसमें कोई टाइम की पाबंदी होती कि आप इतनी बात को इतने समय में करें, ठीक है। तो वहाँ होता है अनौपचारिक संप्रेषण। ये क्या है, जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक ये संप्रेषण चलता रहता है, ठीक। इसके अंतर्गत मैंने आपको नेटवर्क की भी बताया है कि इसके अंतर्गत देखिए आपको एक एकल श्रृंखला नेटवर्क होगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को, तीसरा चौथे व्यक्ति को, चौथा पांचवें व्यक्ति को क्या है, सूचना पहुंचाएगा। वहीं गॉसिप अंगुलता नेटवर्क में क्या बताया कि एक ही व्यक्ति सभी लोगों को क्या है, सूचनाएं पहुंचाएगा। वहीं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया कि जो संभाव्यता नेटवर्क होता है इसमें क्या होता है कि कभी अचानक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो अर्जेंट में सूचना देनी होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो लोग एक्टिव हैं, है ना, जो लोग ध्यान दे रहे हैं तो वो तो उनके पास सूचना पहुंच जाती है। अब जो लोग बिजी हैं बिल्कुल काम की वजह से तो उनके पास ये सूचना नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संभाव्यता नेटवर्क कहा जाता है। वहीं दूसरा मैंने आपको बताया झुंड या गुच्छ नेटवर्क। तो ये नेटवर्क देखिए इसमें पाया जाता है, आपके पशु पक्षियों में पाया जाता है। तो ये कैसे संप्रेषण होता है, इसमें क्या है, एक झुंड के मध्य जो संप्रेषण हो रहा है, जो आपका हेड है उसने आपको कोई कमांड दी तो आप सभी उसी पर चलेंगे। तो ये क्या है, निर्देशात्मक या आदेशात्मक पद्धति का पालन करता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, झुंड या इसे गुच्छ नेटवर्क कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चींटी का, पक्षी का, मधुमक्खी का, ठीक है। तो ये वो बात है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने जो अनौपचारिक संप्रेषण हैं उसके बारे में या संक्षेप में जाना, प्लस इसके जो नेटवर्क होते हैं इसके बारे में संक्षेप में जाना। तो हम मिलेंगे आपको एक नई क्लास में संप्रेषण के अन्य प्रकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।